नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। और आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तथा जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और अब हम शुरू करते हैं मौर्य उत्तरकाल। मौर्यकाल और सिकंदर का आक्रमण कल हम पूर्ण कर चुके हैं, तो अब हम लोग मौर्य उत्तरकाल के बारे में जानेंगे। मौर्य उत्तरकाल इसमें दो तरह के शासक हुए हैं, एक देशी शासक हुए हैं अपने और एक विदेशी शासक हुए हैं। तो जो देशी शासक हैं उनमें शुंग वंश आता है, कंडव वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, चेद वंश आता है। और विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, पार्थियन आते हैं और कुषाण वंश आता है। अब हम सबसे पहले लेंगे शुंग वंश। तो जो शुंग वंश है इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र से पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। जो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र है उसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा है, मतलब आर्य नहीं है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। अब साहित्यिक स्रोत क्या क्या है उसमें, जैसे पुराण है उनसे प्राप्त होती है। वायु और मत्स्य पुराण में इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और हर्षचरित्र इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें मालूम पड़ता है कि पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। गार्गी संहिता इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास का नाटक है जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावदान इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। और पुरातात्विक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत में अयोध्या अभिलेख है। तो इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। और बेसनगर का अभिलेख है तो यह यवन राजदूत हिलियोडोरस का है जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भरहुत का लेख है, इसमें भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये उपरोक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिच्छत्र, अयोध्या तथा मथुरा से प्राप्त हुई हैं जिनमें तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित भी थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। अब विजय अभियान क्या क्या रहे हैं पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। इसके बाद विदर्भ की विजय है।
विदर्भ की विजय के बारे में क्या दिया है। विदर्भ का शासक जो यज्ञसेन था वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिया। यज्ञसेन को शुंग का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। जो यज्ञसेन है उसे शुंग का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन ने चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी उल्लेखित किया है। अब खारवेल से युद्ध हुआ है। तो मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश जो वर्तमान में उड़ीसा में भी है स्वतंत्र हो गया था। वर्तमान में उड़ीसा में है कलिंग, वो स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ये जो जानकारी जो है मिलती है कि खारवेल ने आक्रमण किया था पुष्यमित्र पर, तो ये जो है खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आता है यवन आक्रमण। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन हमें मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। यवन आक्रमणों की जानकारी जो है मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। डेमेट्रियस यानी दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। फिर इसके बाद आते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। तो पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुलिंदक घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूत नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। भागवत यानी भागवत ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। देवभूमि इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश यानी कंडव वंश की स्थापना की। अब आ जाइए शुंगकालीन कला। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की उनके यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां शुंग काल के विषय में धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इनके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। अब आ जाइए कंडव वंश। एक सेकंड जरा। हाँ, अब आ जाइए कंडव वंश। कंडव वंश जो है 75 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। कंडव वंश के जो है संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कंडव वंश की नींव रखी। इसकी जो है जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कंडव वंश ने जारी रखा। इसमें केवल 4 शासक हुए। नंबर 1 वसुदेव, नंबर 2 भूमिमित्र, नंबर 3 नारायण, नंबर 4 सुशर्मन।
अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश यानी आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। अब आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत या लिपि ब्राह्मी थी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक तीनों से प्राप्त होती है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं? रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो पुणे में है। गौतमीपुत्र शतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का नासिक गुहालेख। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के कारले गुहालेख। यज्ञश्री शतकर्णी का नासिक गुहालेख। इनसे जो है आंध्र सातवाहनों के वंश की जानकारी हमें मिलती है। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। अब सातवाहन वंश के जो हैं, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हैं? तो सातकर्णी प्रथम नंबर 1 पे आते हैं। सातकर्णी प्रथम यह जो है सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अतिहित चक्र की उपाधियां धारण की। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं जो है उत्कीर्ण करवाईं। उसके सिक्के पर श्री सात जो सातकर्णी का सूचक है का उल्लेख मिलता है। हाल सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काल की रचना की थी। इसकी भाषा प्राकृत है। उसकी राज्यसभा में वृहत कथा पैशाची प्राकृत भाषा में रचित है। के रचयिता गुणांड्य तथा कात्रंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। और इसके बाद जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा उसने राजा राज तथा विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में जो है कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। अब वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, जो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी हैं 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक रहे हैं ये। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलमावी शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट जो है कहा गया है। पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान बनाई। उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। पुराणों में उसका नाम जो है पुलोमा मिलता है। पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी 154 से 165 ईस्वी तथा शिवस्कंद सातकर्णी 165 से 174 ईस्वी ये राजा हुए। इनके बारे में कोई खास नहीं है।
इसके बाद आ जाते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 203 ईस्वी तक जो है इन्होंने राज्य किया है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जलयात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो उसके जलयात्रा एवं व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सातवाहन कालीन संस्कृतियां क्या क्या रही हैं? सातवाहन युग जो है दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी इनके समय में? तो सामंतिक लक्षण का अभाव सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज और तीसरी जो है वो सेनापति। जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहन शासक में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गौलमिक कहलाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। आर्थिक व्यवस्थाएं और मुद्राएं कैसी थीं? इस काल में कृषि की उन्नति के साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों के उपज का जो है छठा भाग कर के रूप में लेता था। मिलिंद पन्हों एवं महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधानों को श्रेष्ठिन कहा जाता था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कारशापड़ कहा जाता था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसे की मुद्रा चलाई थी। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था, जो 35 चांदी के कारशापड़ों के बराबर होती थी। सामाजिक संगठन। सातवाहन जो है दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को जो है रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां भी संपत्ति में जो है स्त्रियां भी भागीदार होती थीं। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान हैं, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह भी होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं, जबकि पुरुष वैदिक धर्म को। सातवाहन ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा का आरंभ किया। अब धार्मिक व्यवस्था क्या रही है? सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। हाल की गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कला एवं भाषा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है कारलेख का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास। चेदवंश और महामेघवाहन वंश। कलिंग के चेदवंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना जो है महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी।
खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग से ले गया था। ये प्रश्न जो है पीसीएस पर की परीक्षा में पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरि में 19 तथा खंडगिरि में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ था। महाविजय प्रासाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। अब विदेशी शासकों के बारे में जानेंगे। विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक जो है यानी हिंद यवन। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानियों द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। अब प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, तो पहले जो है डेमेट्रियस प्रथम ही ले लेते हैं। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेडाइटस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीस था। 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहां शकों का राज्य स्थापित हो गया। फिर आ जाता है मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। मिनांडर जो है मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। वह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों के लिए द्रह्म शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया था। एक चीज और, यूक्रेडाइड्स वंश के सबसे प्रतापी शासक एंतियालकीडस ने जो है हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित किया था। हर्मियस यूक्रेडाइड्स जो है वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। अब यूनानियों की देन क्या क्या रही है, तो राजत्व का देवीय सिद्धांत इन्होंने हमें दिया। सांचों से सिक्के निर्माण की विधि दी। मुद्राओं पर राजा का नाम चित्र तिथि अंकित करने का प्रचलन किया। कालगणना संवत का प्रयोग। सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष। भारत में ज्योतिष कला का विकास। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ। अब शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत में आए। भारतीय शासकों में शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। अफगानिस्तान में, पंजाब में, मथुरा में, पश्चिमी भारत में और ऊपरी दक्कन में। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षहरात्र वंश का नहपान तथा कादमर्क वंश का रुद्रदामन सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। अब प्रमुख शासक देखते हैं जरा शकों में। मोगा या माउस, तो तक्षशिला के शासकों में मोगा जो है प्रमुख था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। नहपान जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में क्षहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी से वह पराजित हुआ था।
नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। फिर रुद्रदामन प्रथम। महाराष्ट्र महाराष्ट्र रुद्रदामन प्रथम भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इस झील का निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ था। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीस था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में उसे गुदुवहर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदफर्ण है, जिसका अर्थ है यश या विजय। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। अब आ जाए कुषाण वंश। कुषाणों ने पार्थियन शासक का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। उन्हें यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। अब प्रमुख शासक कुजुल कडफिसस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक कुषाण वंश में। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। विम कडफिसस 65 ईस्वी से 78 ईस्वी। विम कडफिसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है। वह शैव मतानुयायी था तथा उससे महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस ने ही चलाए। उसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां यथा महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर आदि धारण की। फिर कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र से यानी 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी वो पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्तिकला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है।
मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हुई। कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर उसे बलिवेदी पर बलि देते दिखाया गया है। हुविश्क वासिक का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में हुविश्कपुर या हुश्कपुर नामक नगर की जो है स्थापना करवाई थी, जिसका उल्लेख कल्लड़ की राजतरंगिणी में किया गया है। उसके सिक्कों पर शिव, हुविश्क के जो सिक्के हैं उन पर शिव, स्कंद एवं विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। वह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ में चला गया। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वसुदेव था। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन कौन थे जिन्होंने कनिष्क के दरबार में जो है संरक्षण प्राप्त किया हुआ था? अश्वघोष, यह चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष तथा उच्च कोटि का साहित्यकार था। बुद्ध चरित्र तथा मूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुन वह दार्शनिक व वैज्ञानिक था जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना की, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के राजवैद्य थे। अब मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? तो इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेश पर राज किया, किंतु न तो सातवाहन और न ही कुषाणों के राजनीतिक संगठनों में वह केंद्रीकरण था जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में देवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा आरंभ की। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करमुक्त भूमि प्रदान करने की जो है प्रथा प्रारंभ की। नानाघाट अभिलेख से भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है मिलता है। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? नानाघाट के। भूमिदान का जो है अभिलेखीय प्रमाण नानाघाट के अभिलेख से मिलता है। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई थी। शको एवं पार्थियन ने दो आनुवांशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार आमात्य के अधीन होता था। सातवाहन काल के पदाधिकारियों में भंडगारिक मतलब कोषाध्यक्ष, रज्जुक मतलब राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय घरक मतलब जलपूर्ति अधिकारी, वर्मातेक मतलब भवन निर्माण अधिकारी, ये सेनापति आदि होते थे। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। कुषाण लेखों से पहली बार दंड नायक तथा महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली जो है प्रारंभ की थी। अब आर्थिक अवस्थाएं क्या क्या है? मुद्राएं, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा और शीशे से कारशापण नामक सिक्का बनता था। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जिन्हें निष्क या स्वर्ण कहते थे। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपि में। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए जो 124 ग्रेन का था।
ये पूछा गया है कि जो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए वो कितने ग्रेन का था। तो जो कुषाणों ने शुद्ध शुद्ध सोने के सिक्के जो चलवाए वो 124 ग्रेन का था। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने चलवाए थे। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में चले हैं। अगर शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में पूछा जाता है तो कुषाण है, और सबसे ज़्यादा अगर सोने के सिक्कों के बारे में पूछा जाता है तो वो गुप्त हैं। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, पेटिन आदि के भी सिक्के जो हैं चलवाए थे। वाणिज्य एवं व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का जो है उज्जवल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति थी। इस काल में भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था। व्यापार की उन्नति के कारण जो है नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। सीधी सी बात है, अगर कहीं व्यापार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो जो है नगरीकरण होगा, लोग वहाँ आकर रहेंगे, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। तो पहला चीज़ यही है कि अगर जैसे कहीं पे व्यापार बढ़ रहा है तो वहाँ पर आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो जो है उसका नगरीकरण होगा तथा विकास होगा। तो कुषाणों ने जो है चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविकों ने अपने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। इसमें जो है कहते हैं कि ये अज्ञात यूनानी नाविक था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक। तो जो ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं पेरिप्लस ही थे। ये कुछ सूत्रों में मिला है, मतलब कुछ साक्ष्य हैं, कुछ पुस्तकें हैं उनमें दिया गया है, परंतु अधिकतर पुस्तकों में जो है इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है अज्ञात बताया गया है। फिर भी एक मोटा मोटी अपने ध्यान में रखिए अगर पूछा जाए तो। रोम को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर, जटामासी, हीरा, रत्न, तोता, शेर, चीता आदि थे। ये सब वस्तुएं जो है रोम को निर्यात की जाती थीं। रोम से मंगवाते क्या थे? शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब, सोना एवं चांदी के सिक्के, पुखराज, टिन, तांबा, शीशा, लाल आदि। शायद यही लगता है कि तब भी शराब के लोग बहुत शौकीन थे, और अब भी इतने हैं कि अगर शराब के ठेके जैसे लॉकडाउन में बंद कर दिए गए तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पुनः जो है शराब के ठेके खोले गए तो अर्थव्यवस्था सुधर गई। यानी शराब जो है तब भी आय का साधन था, शराब आज भी आय का साधन है, परंतु है बहुत खराब चीज़। पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिया पड़ गया। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी है। शिल्प एवं उद्योग, व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंड्र क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत जो है प्रसिद्ध था। व्यापारिक प्रगति के कारण जो है शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों के पास अपना जो है सैन्य बल होता था। निगम का जो प्रधान होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे, श्रेणी का जो प्रमुख था उसे प्रमुख कहते थे, पूक का जो प्रधान था उसे ज्येष्ठक कहते थे। श्रेणियों का जो है उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में शेट्टी या चेट्टियार कहा जाता था। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। श्रेणियों को, जो श्रेणियां मतलब जो समूह होते थे कामगारों के, जैसे लोहार हो गए और बढ़ई हो गए, रथकर हो गए, बुनकर हो गए, व्यापारी हो गए, तो इनके जो समूह होते थे उन्हें श्रेणियां कहा जाता था। और श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में शेट्टी या चेट्टियार कहा जाता था। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है मौजूद थे, किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला है। बड़ी संख्या से विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया गया।
इसी क्रम में विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाते थे। विभिन्न धर्मों में लचीला रुख अपनाते हुए विदेशियों को शामिल करने का प्रयास किया। यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी जो है भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। वे समाज में क्षत्रिय वर्ग में समाहित हो गए। सातवाहन शासकों के नाम पर मात्र प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियां धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थीं, कभी कभी वे शासन कार्यों में भाग लेती थीं। अब धार्मिक व्यवस्था, तो धार्मिक व्यवस्था जो है भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जो है जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी जाने लगी। इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृ देवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का जो है सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई एवं इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। अब देख लीजिए, महात्मा बुद्ध थे, ये मैंने पहले भी बताया है कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, परंतु अंत में क्या हुआ, उन्हीं की मूर्ति बना के उन्हीं को पूजने लग गए। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई महायान शाखा में। कला और संस्कृतियां क्या रही हैं? मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार कला और मथुरा कला। अब गांधार कला जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग जो है वो यूनानी था। गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं, अर्थात बॉडी सिक्स पैक वगैरह इस तरह से जो है एक योद्धा की तरह बनाया गया है। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब मथुरा कला क्या है? मथुरा कला शैली जो है मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा शैली के मूर्तिकार ने विभिन्न देसी परंपराओं के सम्मिश्रण से इस कला को जो है जन्म दिया, जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी। परंतु इस जगह की ख्याति जो है कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। जैन धर्मानुयायियों ने भी मथुरा में मथुरा मूर्तिकला की शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा भी इसका संरक्षण किया गया, अतः इस काल में इसका विकास हुआ। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला का भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। अब गांधार कला और मथुरा कला में क्या अंतर है? गांधार कला जो है ये गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग किया गया और मथुरा कला में जो है लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। गांधार कला में संरक्षक शक एवं कुषाण हैं और मथुरा कला के जो है संरक्षक जो हैं वो कुषाण ही हैं। गांधार कला यथार्थवादी है और मथुरा कला आदर्शवादी है। और गांधार कला मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां हैं और मथुरा कला में बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित
मूर्तियां हैं। एक चीज और, इसी समय सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी दक्कन में कृष्णा एवं गोदावरी के निचली घाटी में अमरावती कला का विकास हुआ, जिसके प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती व जैगईपेट आदि थे। फिर मौर्योत्तरकालीन साहित्य आ जाता है। तो मौर्योत्तरकालीन साहित्य में जो है, इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है। सबसे प्रसिद्ध स्मृति जो है मनुस्मृति, ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है लिखी गई। अश्वघोष रचित सौदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग जो हैं वो मध्य एशिया के एक विहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वो संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग मिलता है। अब जो मौर्योत्तरकालीन साहित्य कौन कौन से है, गाथा सप्तशती इसके रचनाकार हाल है। महाभाष्य इसके रचनाकार जो है पतंजलि हैं। चरक संहिता इसके जो है रचनाकार वो चरक हैं। नाट्यशास्त्र इसके रचनाकार जो है भरत मुनि हैं। मिलिंद पन्हो इसके रचनाकार जो है नागसेन है। कामसूत्र इसके रचनाकार जो है वात्स्यायन है। सौदरानंद बुद्ध चरित्र इसके रचनाकार जो है अश्वघोष है। स्वप्न वासवदत्ता इसके रचनाकार भास हैं। चारुदत्ता इसके रचनाकार भी जो है भास हैं, और उरुभंग इसके रचनाकार भी भास हैं। इस तरह से ये मौर्योत्तर काल जो है आपका समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः एक बार अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।